वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब कि लोकतंत्र खत्म। और आने वाले समय में अभी आज चर्चा करेंगे, कानून बनाएंगे, वन नेशन वन इलेक्शन। फिर आने वाले समय में यही लोग कहेंगे, ये जो आरएसएस बीजेपी का जो शासक वर्ग ब्राह्मण इस देश में है, वो फिर बाद में यही कहेंगे कि वन नेशन वन लीडर। तो ये वन नेशन वन इलेक्शन का जो मामला है, ये बहुत ही षड्यंत्रकारी और बहुत खतरनाक मामला है। और अमित शाह जी को ये बात समझ में आनी चाहिए कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम फैशन हो गया है, तो ये राम का नाम इतना तेज प्रचार कर रहे हैं तो वो भी तो फैशन हो गया। और राम का नाम लेने से अगर वो स्वर्ग में जा सकते हैं, तो मैं तो कहता हूं कि अय अमित शाह जी, आप राम का नाम लेकर के स्वर्ग जाइए, हम अंबेडकर का नाम लेकर के संसद में पहुंचना चाहते हैं। आप संसद खाली करो, हम अंबेडकर की असली वारिस हैं और इस देश को, इस संसद को हम लोग चलाएंगे। नमस्कार, जोहार जय मूलवासी। मैं हूं विनोद कुमार देव। आप देख रहे हैं वॉइस रिपब्लिका, द वॉइस ऑफ रियल रिप्रेजेंटेशन। साथियों, इस समय हम बिहार में हैं और बिहार में चल रहा है बामसेप का 41वां राष्ट्रीय अधिवेशन। और इस अधिवेशन में उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं माननीय धर्मेंद्र चौहान जी, जो कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हैं बीएमपी उत्तर प्रदेश के। तो आइए, कुछ देश में राजनीतिक परिस्थितियां हैं, उसके बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ आपके थॉट्स हैं, क्या कुछ आपके विचार हैं इन परिस्थितियों पर, और आपके विचार से, आपकी आइडियोलॉजी से क्या कुछ चेंज होने वाला है। तो सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो सवाल ये रहेगा सर कि देश में नेशनल रूप से ट्रेंडिंग मुद्दा है वन नेशन वन इलेक्शन का। तो क्या फ़ायदे हैं सर इसके, वन नेशन वन इलेक्शन के? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन से इस देश के मूल निवासी बहुजनों को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। बशर्ते आपको ये जानकारी होगी कि इस देश में जो शासक वर्ग, जो ब्राह्मण है, वो ये नहीं चाहता है कि मूल निवासी बहुजनों को उसके हक, अधिकार, मान, सम्मान, स्वाभिमान मिले। और वो अच्छी तरह जानता है कि ये हक, अधिकार, मान, सम्मान बहुजनों के लिए, मूल निवासी बहुजनों के लिए भारतीय संविधान में निहित है। इसलिए वो बराबर बराबर मूल निवासी बहुजनों के हक और अधिकार को खत्म करना चाहता है, मगर उसका बस काम नहीं कर रहा है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो भारतीय संविधान में हमारे लोगों के हक और अधिकार को लिख करके रखा हुआ है, तो इसलिए जो शासक वर्ग है वो बराबर बराबर भारतीय संविधान को खत्म करना चाहता है और जानता है कि भारतीय संविधान अगर खत्म होगा तभी इन मूल निवासी बहुजनों के हक अधिकार खत्म होंगे। इसलिए वो भारतीय संविधान में दिन प्रतिदिन नए नए संशोधन करता रहता है। और ये जो अभी आप देखे होंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो मामला सामने आया है, ये कम से कम 8 से 10 साल पहले से इन लोगों की ये साजिश रही है। और ये देखते होंगे कि सर्वे लोग कराते रहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन जरूरी है, इस देश में एक इलेक्शन जरूरी है, इसलिए कि सरकारी दबाव पड़ता है, सरकारी बोझ पड़ता है, जनता पर दबाव बनता है। जबकि ये बिल्कुल झूठा है और ये जन समर्थन लेना चाहते हैं ताकि ये जनता ये कह दे कि हाँ ये सही है। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब कि लोकतंत्र खत्म। और आने वाले समय में अभी आज चर्चा करेंगे, कानून बनाएंगे, वन नेशन वन इलेक्शन। फिर आने वाले समय में यही लोग कहेंगे, ये जो आरएसएस बीजेपी का जो शासक वर्ग ब्राह्मण इस देश में है, वो फिर बाद में यही कहेंगे कि वन नेशन वन लीडर, यानी एक देश एक नेता। यानी एक नेता मतलब धीरे धीरे लोकतंत्र को खत्म करके ये एक छत्र, एक व्यक्ति पार्टिकुलर, यानी जो राजशाही व्यवस्था रही है उसको ये धीरे धीरे लाना चाहते हैं। तो ये वन नेशन वन इलेक्शन का जो मामला है, ये बहुत ही षड्यंत्रकारी और बहुत खतरनाक मामला है। ये हम मूल निवासी बहुजनों के लिए बिल्कुल उपयोगी नहीं है। सर, एक दूसरा सवाल इससे ही जुड़ा होगा कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट, बहुत सारे रिसर्चर इस बात की रिसर्च करके वो समाज में ये बताने का काम कर रहे हैं, मीडिया भी बताने का काम कर रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन के फ़ायदे, खर्चे कम हो जाएंगे, जो इसके अधिकारियों के ऊपर जो पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट होता है चुनाव के टाइम में, बर्डन क्रिएट होता है और काम वो नहीं देख पाते, जनता का काम छूट जाता है, तो वो सारा
बिल्कुल पटरी पर आ जाएगा, अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी, खर्चे कम हो जाए, ये सारी बहुत सारी बातें वो लोग समाज में उसको बताने का काम कर रहे हैं। तो वो क्या लोग गलत बोल रहे हैं? देखिए, हम आपको पहले ही बताए कि ये हमारे हक और अधिकार को खत्म करना चाहते हैं और वो भारतीय संविधान को एक-एक करके खत्म करना चाहते हैं। ये षड्यंत्र है। ये एकाएक षड्यंत्र, जैसे आप देखे होंगे रेलवे पर अगर मैं उदाहरण दूं, तो लालू प्रसाद यादव जी जब रेल मंत्री रहे, तो रेल जो घाटे में चल रही थी, जैसे ही रेल मंत्रालय उन्होंने उनके हाथ में आया, उन्होंने रेल को फायदे में दिखाया। और आज वही सरकार, आज यही जो बीजेपी की सरकार है, आरएसएस के द्वारा जो संचालित सरकार है, ये क्या कहती है कि रेलवे से जो है, रेलवे की सुविधा खराब है, रेलवे घाटे में चल रही है। अब आप बताइए कि जब आप रेलवे में सफर करने जाते हैं, तो अगर आप जनरल बोगी को अगर ले लिया जाए, तो अगर जनरल बोगी को ले लिया जाए, तो अगर उसमें आप अगर सरसों भी फेंक देंगे, अगर आप सरसों फेंकते हैं, तो वो सरसों फर्श पर नहीं आता है। माने सरसों फर्श पर नहीं गिरता है, इतनी भीड़ होती है, खचाखच भीड़ रहती है, इसके बाद भी रेलवे घाटे में कैसे है? तो ये हमारे लोगों को ये बरगलाने का काम करते हैं, और ये जो मीडिया है, मीडिया हमारे लोगों के लिए काम नहीं कर रही है। ये लोकतंत्र से घबराते हैं लोग। ये जो देश का शासक वर्ग है, खास रूप से जो बीजेपी है, जो ब्राह्मण की जो पार्टी है, ये लोकतंत्र से इनको घबराहट है। तो ये क्या करते हैं कि पहले उसके खिलाफ ये साजिश रचते हैं और जन समर्थन जुटाने का काम करते हैं, और फिर वो कानून बना करके उसको बदलने का काम करते हैं, ताकि लोगों को ये लगे, हाँ, ऐसा तो मीडिया में आ रहा था, इससे तो पहले लोग बता रहे थे, तो इसलिए ऐसा कर देना चाहिए। अब देखिए, ये जो रेलवे को निजी हाथों में जो निजीकरण करने का मामला है, तो निजीकरण करने का मामला आप जानते हैं कितना खतरनाक मामला है। निजीकरण करने का मतलब कि जो आरक्षण है, जैसे ही निजीकरण होगा, क्योंकि आरक्षण सरकारी संस्थानों में है, तो जैसे ही आरक्षण को खत्म करना इनको है, तो जैसे ही निजीकरण होगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। तो इसलिए एक-एक करके भारतीय संविधान को खत्म कर रहे हैं, एक-एक करके, यानी लोकतंत्र को ये दिन प्रतिदिन खत्म कर रहे हैं। और यही लोग, यही शासक वर्ग, यही ब्राह्मण लोग हैं, यही आरएसएस के लोग हैं, कहते हैं कि मुसलमान, अय अय भारत के लोगों, अय एससी एसटी ओबीसी के लोगों, तुम्हारा दुश्मन मुसलमान है। तो अब आप बताइए, अगर मुसलमान दुश्मन है, तो मैं बार बार लोगों को समझाने का प्रयास करता हूं, जिनको कि हिंदुत्व का नशा छाया हुआ है। अभी बिहार में ही देखिए अधिवेशन चल रहा है, और बिहार में ही ओबीसी की जाति आधारित गणना हो रही थी, और ओबीसी की जाति आधारित गणना होने का मतलब, जाति गणना होने का मतलब कि सबकी हिस्सेदारी के बराबर सबको अधिकार देने की बात थी। तो अगर अधिकार देने की बात थी, तो हमारा अगर दुश्मन मुसलमान है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में स्टे लेने के लिए मुसलमान को जाना चाहिए था। मगर हमारा कोई मुसलमान भाई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नहीं गया, ब्राह्मण लोग चले गए। तो मैं यही बात बताना चाहता हूं अपने लोगों को, वो खास रूप से ओबीसी के लोगों को बताना चाहता हूं, एससी के समाज के लोगों को बताना चाहता हूं, और माइनॉरिटी के लोगों को भी ये बताना चाहता हूं कि माइनॉरिटी के लोग भी इस बात को जान जाएं कि एससी एसटी ओबीसी के लोग उनके दुश्मन नहीं हैं। इस देश में सिर्फ एक, सभी लोगों के दुश्मन अगर हैं, तो सिर्फ ब्राह्मण ही दुश्मन है, और कोई दुश्मन नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज के समय में एक एक करके आर्टिकल में संशोधन करके, नए नए कानून बना करके भारतीय संविधान को कमजोर करना चाहते हैं, ये खत्म करना चाहते हैं, और लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। इसलिए आज की जो विषम परिस्थिति निर्माण हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ इस देश में ब्राह्मणवाद के कारण हो रहा है। सर, जस्ट इसी के बाद एक खबर और आई कि गृह मंत्री अमित शाह जी बाबा साहब के नाम का मजाक बनाते हुए वो बोलते हैं कि इतनी बार अगर एक फैशन हो गया है, इतनी बार अगर भगवान का नाम लिया होता तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल गया होता। क्या बोलेंगे सर इस पे? देखिए, हमारे देश का एक बड़ा दुर्भाग्य ही है कि अमित शाह जी पर कितने केस और मुकदमे रहे, वो खुद तड़ी पार रहे, और एक तड़ी पार को गृह मंत्रालय दे दिया। और ये जानते हैं किसकी देन है? ये भारतीय संविधान की देन है, बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। ये उस बात को भूल रहे हैं। और यही नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे कि चाय बेचने वाला इस देश का प्रधानमंत्री बन गया। यानी भारतीय संविधान में वो ताकत है, बाबा साहब अम्बेडकर की वो कलम में ताकत है कि एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री ये बना, ये वही चिल्ला चिल्ला करके बोले। और अमित शाह जी को ये बात समझ में आनी चाहिए कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम फैशन हो
गया है, तो ये राम का नाम इतना तेज प्रचार कर रहे हैं तो वो भी तो फैशन हो गया। और राम का नाम लेने से अगर वो स्वर्ग में जा सकते हैं, तो मैं तो कहता हूं कि अय अमित शाह जी, आप राम का नाम लेकर के स्वर्ग जाइए, हम अंबेडकर का नाम लेकर के संसद में पहुंचना चाहते हैं। आप संसद खाली करो, हम अंबेडकर की असली वारिस हैं और इस देश को, इस संसद को हम लोग चलाएंगे। ये अमित शाह के बस की बात नहीं है। और जो अमित शाह ये बात बोले, ये चिढ़ करके बोले हैं, खिंच करके बोले हैं, क्योंकि वो बार बार भारतीय संविधान को बदलना चाहते हैं, इस लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की इतनी बड़ी ताकत, कलम में इतनी बड़ी ताकत कि ये बदल नहीं पा रहे, इसलिए झल्ला करके इन लोगों ने ऐसा बोला है। और मैं बता दूं कि अमित शाह जी को होश में आ जाना चाहिए। और उन लोगों ने, अमित शाह जी ने देख लिया उनकी गवर्नमेंट होते हुए भी, क्योंकि लोकतंत्र बाबा साहब ने वो भी अधिकार दिया है, आज उनके पुतले फूके जा रहे हैं और जूतों की मालाएं पहनाई जा रही हैं। एक गृह मंत्रालय की ये स्थिति हो गई, मात्र सिर्फ संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ ये बात बोलने पर। और इनको यहीं से चेत जाना चाहिए कि अगर ये जो एक एक करके भारतीय संविधान को खत्म करके लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं, अब ये इनकी बस की बात नहीं है। क्योंकि इस देश में जो बामसेफ नाम का जो संगठन है, वो एससी, एसटी, ओबीसी, मुसलमान, सभी जितने धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, सबको इकट्ठा करके, और अभी यही लोग कहते थे कि सबका मालिक एक है, तो हम ये बामसेफ बता दिया कि अगर सबका मालिक एक है तो इस देश में सबका दुश्मन भी एक है, और सिर्फ ब्राह्मण इस देश का सबका दुश्मन है। सर, एक खबर ये इस तरीके की आ रही है कि अमित शाह जी के इस बयान से एससी एसटी का ध्रुवीकरण हो रहा है, एससी एसटी का और ओबीसी का ध्रुवीकरण हो रहा है। और बातें ये बोली जा रही हैं कि ओबीसी बोल रहा है कि अरे वो तो बाबा साहब को बोले हैं, हमारे महापुरुष को थोड़ी बोले हैं। तो इस तरीके के ध्रुवीकरण की खबरें आ रही हैं, क्या बोलेंगे सर इस? देखिए, ये जो खबरें अगर आ भी रही होगी तो ये बिल्कुल निराधार खबरें हैं, ऐसा हम लोगों को देखने में नहीं लग रहा है। जैसे मैं परिचय के दौरान बताया, मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार चौहान एडवोकेट है, मेरी कैटेगरी ओबीसी है, जाति लोनिया है, और हम बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत ही आज मैं वकालत कर पाया, और आज मैं अगर बोल पा रहा हूं तो बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत बोल पा रहा हूं। अगर हमारे लोग भी अगर डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर बन रहे हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत बन रहे हैं। और ये मनुवादी ब्राह्मण लोगों का झगड़ा लगाना आज को नया बात नहीं है, ये पुराना बात हो गया है। ये इनका भी झगड़ा लगाना इनका फैशन हो गया है। तो इस फैशन को हम लोग मानने वाले नहीं हैं। हम लोग भी अच्छी तरह जान चुके हैं कि एससी, एसटी, ओबीसी और धार्मिक अल्पसंख्यकों को अगर इस देश में सुरक्षा मिल रही है तो बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत मिल रही है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो भारतीय संविधान लिखा, वो उसमें सबको बराबरी का हिस्सेदारी दिया है। और इन ब्राह्मणों के बाप दादाओं ने जब मनुस्मृति लिखा तो उसमें हमारे बाप दादाओं के साथ इन लोगों ने न्याय नहीं किया, मगर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब भारतीय संविधान लिखा तो उन बेईमान लोगों को भी बराबरी का हिस्सेदारी दिया। और हम लोगों को तो इन ब्राह्मण लोगों ने हम लोगों को जानवर बना के रखा था, मगर बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोगों को इंसान बना दिया। इस बात को हम लोग भूलने वाले नहीं हैं। ये झगड़ा लगाना इनका पुराना काम है, इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। और एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी मिल करके इन मनुवादी ब्राह्मणवादियों का जवाब देगा, और अमित शाह की तो ऐसी तैसी करके हम लोग मानेंगे। सर, देश की जनता को क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, देश की जनता को आज के परिस्थिति में हम यही संदेश देना चाहते हैं कि धैर्य बनाए रखे और भारतीय संविधान और लोकतंत्र की रक्षा और सुरक्षा के लिए काम करे। और जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो ब्राह्मणों के द्वारा बनाए गए संगठन और राजनीतिक पार्टियां हैं, इनसे सावधान रहें, क्योंकि ये लोग धोखा देने में बहुत माहिर है। और कुछ हमारे लोग हैं जो धोखा खाने में माहिर है, मगर बामसेफ नाम का जो संगठन है वो अब धोखा हम लोगों को खाने से बचाने का काम कर रहा है। हम लोगों के अंदर जागृति, अब देखिए आपके बीच में ही एक हमारे जो ये इस्लाम को मानने वाले हमारे मुसलमान भाई बैठे हैं, मुनव्वर अनवर भाई बैठे हैं। और हमारे देखिए अभी यहीं पर देख लीजिए, इसी बामसेफ के अधिवेशन में जो आए हुए हैं, ये हमारे राजभर भाई बैठे हुए हैं, हमारे ब्रजेश शास्त्री जी बैठे हैं, उधर देखिए इंदिरा चौहान जी बैठे हैं। यानी यहाँ पर एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी सिर्फ इसमें सिर्फ ब्राह्मणों का समावेश नहीं हो सकता। नो एंट्री कांसीराम साहब ने कहा था, और कांसीराम साहब के कारवां को जो मसराम साहब आगे बढ़ा रहे हैं, इनका भी यही कहना है कि हमारे संगठन के हमारे कार्यक्रमों में ब्राह्मणों की नो एंट्री है। यहाँ इस देश का मूल निवासी बहुजन एससी, एसटी, ओबीसी
जो धार्मिक अल्पसंख्यक है वो आपको दिखाई देंगे, मगर यहाँ पर ब्राह्मण दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इस देश में एक मुहिम चल रही है कि दोस्त और दुश्मन की पहचान कराना, और वो बामसेफ जो है कि इस देश में दोस्त और दुश्मन की पहचान करा रहा है। और हम लोग स्पष्ट आपको क्लियर कट बता देना चाहते हैं कि हम लोग दोस्त और दुश्मन की पहचान कर चुके हैं। इसमें एससी, एसटी, ओबीसी और मुसलमान हमारा भाई है। अगर दुश्मन है तो सिर्फ इस देश का ब्राह्मण ही दुश्मन है। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। साथियों, आप थे माननीय धर्मेंद्र चौहान जी, और आपकी आइडियोलॉजी से, आपके विचारों से हम आगे भी अवगत कराते रहेंगे। अगली वीडियो आने तक बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार, जय मूलवासी।